कि माधुरी दीक्षित थी या हेमा मालिनी या कोई भी फिल्मी हीरोइन लक्ष्य से नहीं नहाती, साबुन से नहीं नहाती। तो ममता बनर्जी ने जोर से कहा कि गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, कोई कैसे रोक सकता है। किसी पत्रकार ने याद दिलाया कि आप तो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, बंगाली, और आप ऐसा बोलती। उसने कहा सो व्हाट। इस तरह के तमाम दावे करने वाले एक व्यक्ति थे राजीव दीक्षित। जुकाम से लेकर कैंसर तक हर बीमारी का इलाज जिनका दावा आज बाबा रामदेव करते हैं, उसकी नींव राजीव दीक्षित ने ही रखी थी। उनके समर्थकों का मानना है कि अगर राजीव दीक्षित आज जीवित होते तो स्वदेशी और आयुर्वेद भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके होते। लेकिन महज 43 वर्ष की उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, हत्या थी। दीक्षित स्वदेशी उत्पादों के प्रेरणा थे और देश भर में घूम घूम कर इस विषय पर अपना व्याख्यान देते थे। राजीव दीक्षित का व्याख्यान 29 नवंबर 2010 को अविभाजित दुर्ग जिले के बेमतारा तहसील प्रांगण में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का था। व्याख्यान खत्म करने के बाद वे भारत स्वाभिमान आंदोलन के दुर्ग निवासी पदाधिकारी दया सागर के साथ भिलाई के लिए कार से रवाना हुए। कार कन्हैया नाम का एक ड्राइवर चला रहा था। रास्ते में राजीव दीक्षित को पसीने के साथ बेचैनी महसूस हुई। एलोपैथी चिकित्सा के धुर विरोधी राजीव दीक्षित ने अस्पताल जाने के बजाय स्वदेशी दवाइयों के उपचार पर जोर दिया। भिलाई में अक्षय पात्र फाउंडेशन के पास उसी दिन शाम 4 बजे से उनका व्याख्यान होना था। लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने से वे दया सागर के दुर्ग स्थित निवास पहुंचे। यहाँ पर वे बाथरूम में गए और कुछ समय तक जब बाहर नहीं निकले तो वहां मौजूद लोग जब बाथरूम के पास गए तो उन्होंने देखा कि राजीव जी फर्श पर पड़े हुए हैं। बाद में बाबा रामदेव के फोन पर समझाने पर वे अस्पताल जाने के लिए राजी हुए और उन्हें तत्काल सेक्टर 9 अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर शशिकांत सक्सेना ने उनका प्रारंभिक उपचार तो किया, लेकिन हृदय रोग से संबंधित बेहतर इलाज की सुविधा न होने के चलते उन्हें BSR अपोलो अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि राजीव के जन्म से लेकर उनकी मौत तक उनके गुरु कौन थे, वो एक इंजीनियर थे, पर कैसे वो आयुर्वेद के इतने बड़े ज्ञाता हो गए और रहने वाले कहाँ के थे, उनके बीवी बच्चे हैं या नहीं हैं, या फिर उनकी मौत कैसे हुई और इनके केस में आजकल क्या हो रहा है। सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं राजीव दीक्षित के जीवन पर। राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नहा गांव में राधेश्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के यहाँ पर 30 नवंबर 1967 को हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद जिले के एक स्कूल से प्राप्त की। इसके उपरांत उन्होंने इलाहाबाद शहर के JK इंस्टीट्यूट से BTech और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से M.Tech की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद राजीव ने कुछ समय भारत CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में कार्य किया। उन्होंने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी कार्य किया। फ्रांस से PhD की उपाधि प्राप्त की तथा फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। वे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों से प्रभावित रहे। राजीव दीक्षित ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शादी नहीं की थी और उनका कोई परिवार जैसे कि पत्नी या बच्चे भी नहीं थे। वो दशक था 90 का। भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद विदेशी कंपनियों का प्रभाव बढ़ने लगा था। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद राजीव दीक्षित का नाम चर्चा में आना शुरू हो गया था। उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका यह भी मानना था कि यूनियन कार्बाइड की घटना अमेरिका की एक सुनियोजित साजिश थी, जिसे भारतीयों पर एक प्रयोग के रूप में अंजाम दिया गया था। यहीं से राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने देश भर में यात्राएं करके भाषण देने शुरू किए। इन भाषणों में वे भारतीय शिक्षा प्रणाली, कर व्यवस्था, आधुनिक चिकित्सा पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की तीखी आलोचना किया करते थे। 1997 में उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में बढ़ते प्रभाव का विरोध किया। बड़ी बड़ी MNC कंपनियों को उन्होंने धराशायी कर दिया और स्वदेशी कंपनियां उस समय ब्रांड बनकर सामने आई, चाहे फिर पतंजलि हो, डाबर हो, हिमालय हो या फिर और भी कोई इस तरह की कंपनियां हो। पेप्सी, कोक, कोल्ड ड्रिंक को उन्होंने एसिड बोला था और बोला था कि इसका इस्तेमाल जो है सफाई करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने 1999 से 2000 के बीच में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए अपनी यात्राएं शुरू कर दी थी।
लाखों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने विदेशी कंपनियों का बहिष्कार और स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की। राजीव दीक्षित का आंदोलन विशेष रूप से 1997 से 2010 के बीच अधिक प्रभावशाली रहा। राजीव भाई को जब पता चला कि रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियों के बाद देश की सबसे अधिक हजारों करोड़ रुपए की लूट दवा बनाने वाली सैकड़ों विदेशी कंपनियां कर रही हैं और इसके अलावा वे बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाएं भारत में बेच रहे हैं, जो अमेरिका और यूरोप के बहुत से देशों में बैन है, जिसे देशवासियों को भयंकर बीमारियां हो रही हैं, तब राजीव भाई ने इन कंपनियों के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे कई बड़ी एमएनसी कंपनियां उनके खिलाफ हो गई। और इस दौरान इतिहासकार धर्मपाल से उनकी मुलाकात हुई, जिन्हें वे गुरु भी मानते थे। धर्मपाल ने इन्हें आयुर्वेद से रिलेटेड किताबें पढ़ने को दी। इन्होंने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह का अध्ययन किया और 3500 वर्ष पूर्व महर्षि चरक के शिष्य वाग्भट जी को भी महीनों तक इन्होंने पढ़ा और बहुत ज्ञान अर्जित किया। फिर घूम घूम कर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे बिना दवाई खाए आयुर्वेद से कुछ नियमों का पालन कर हम सब बिना डॉक्टर के स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति अपने शरीर की 85% चिकित्सा स्वयं कर सकता है। राजीव भाई खुद इन नियमों का पालन 15 वर्ष से लगातार कर रहे थे, जिस कारण वे पूर्णतः स्वस्थ थे और 15 वर्ष तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गए थे। वो आयुर्वेद के इतने बड़े ज्ञाता हो गए थे कि लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कि शुगर, बीपी, अस्थमा, दमा, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल आदि का इलाज भी करने लगे थे। इसके अलावा वो होम्योपैथी चिकित्सा के बड़े ज्ञाता थे। होम्योपैथी चिकित्सा में तो उन्होंने डिग्री भी हासिल की। एक बार उनको खबर मिली कि उनके गुरु धर्मपाल जी को लकवा का अटैक हुआ है और उनके कुछ शिष्य उनको अस्पताल में लेकर गए हैं। राजीव भाई ने जाकर देखा तो उनकी आवाज पूरी तरह जा चुकी थी, हाथ पांव चलने पूरे बंद हो गए थे। अस्पताल में उनको बांध कर रखा गया था। राजीव भाई धर्मपाल जी को घर ले आए और उनको एक होम्योपैथी दवा मात्र 3 दिन दी, जिससे उनकी आवाज वापस आ गई और 1 सप्ताह में वो फिर से वैसे ही चलने फिरने लगे। कोई देखने वाला मानने को तैयार नहीं था कि उनको कभी लकवा का अटैक भी आया था। इसी तरह का एक और किस्सा उनके बारे में प्रचलित है कि कर्नाटक राज्य में एक बार बहुत भयंकर चिकुनगुनिया फैल गया था। हजारों की संख्या में लोग मरे। राजीव भाई अपनी टीम के साथ वहां पर हजारों लोगों को इलाज करके मृत्यु से बचाया। ये देखकर कर्नाटक सरकार ने अपनी डॉक्टरों की एक टीम राजीव भाई के पास भेजी और कहा कि जाकर देखो वो किस ढंग से इलाज कर रहा है। 2009 में राजीव भाई बाबा रामदेव के संपर्क में आए और बाबा रामदेव को देश की गंभीर समस्याओं और उनके समाधान से परिचित कराया और विदेशों में जमा काले धन आदि के विषय में बताया, जिसका जिक्र उस समय बाबा रामदेव किया करते थे और उनके साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आजादी बचाव के कुछ कार्यकर्ता राजीव भाई के इस निर्णय से सहमत नहीं थे, फिर भी राजीव भाई ने 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान आंदोलन की नींव रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ना और उनको देश की मुख्य समस्याओं का कारण और समाधान बताना था। योग और आयुर्वेद से लोगों को निरोगी बनाना और भारत स्वाभिमान आंदोलन के साथ जोड़कर 2014 में देश से अच्छे लोगों को लाकर एक नई पार्टी का निर्माण करना था, जिसका उद्देश्य भारत में चल रही अंग्रेजी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से खत्म करना और विदेशों में जमा काला धन वापस लाना था। गो हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना। स्वदेशी और भारतीयता के प्रबल समर्थक राजीव दीक्षित की मंशा निश्चित रूप से सकारात्मक रही, लेकिन समय के साथ उन्होंने कई ऐसे विवादास्पद दावे भी किए जिनका कोई ठोस आधार नहीं था। उनका कहना था कि अमेरिका जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए वह पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देता है। इसी तरह उन्होंने एक दावा नेहरू और जिन्ना को लेकर भी किया। उनका कहना था कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबेटन एक ही कॉलेज में पढ़े थे। एडविना के पास नेहरू की आपत्तिजनक तस्वीरें थी। इसके आधार पर नेहरू को एडविना ने ब्लैकमेल किया और भारत का विभाजन करवाया। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में 9/11 हमलों को लेकर भी एक साजिश सिद्धांत का समर्थन किया। उनका दावा था कि यह हमला खुद अमेरिका ने करवाया और अपने फायदे के लिए कराया है। इन विवादास्पद बयानों ने उनकी लोकप्रियता को तेजी से बढ़ाया और देश भर में उनके लाखों अनुयायी बन गए। हालांकि उनके इन बयानों ने कई सवाल भी खड़े किए, क्योंकि इनमें से अधिकांश दावों के पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं था। राजीव दीक्षित का जन्म, जैसे कि आपको पता है, 30 नवंबर 1967 को हुआ था और वर्ष 2010 में जन्मदिन के दिन ही उनकी मौत हो गई। जब उनकी मौत हुई तब उस वक्त डॉक्टर रत्नानी ने उन्हें गंभीर हृदयाघात होने की जानकारी
प्रशासन और मीडिया को दी थी। बाद में बिना पोस्टमार्टम कराए ही 1 दिसंबर 2010 को राजीव जी का शव एक चार्टर्ड विमान से हरिद्वार लाया गया। राजीव के समर्थकों का कहना है कि उस रोज राजीव का शव बैंगनी और नीला पड़ गया था। उनकी स्किन उधड़ी लग रही थी, नाक के आसपास काले रंग का खून जमा हो गया था। यह देखकर वहां मौजूद लोगों को शक हुआ था कि यह कोई स्वाभाविक मौत नहीं थी, बल्कि एक हत्या हो सकती थी। यह देखकर कई लोगों ने पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन राजीव के परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था। अंत में राजीव का हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर उनका निधन आज तक सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह से उनकी मौत हुई वो किसी को भी समझ में नहीं आई। परंतु उनके समर्थक लगातार दोबारा से जांच की मांग कर रहे थे। इस बात को ध्यान में रखकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 9 वर्षों बाद जनवरी 2019 में दुर्ग पुलिस को इस मामले की पुनः जांच करने के निर्देश दिए। इस आदेश के बाद उम्मीद जगी कि उनकी मृत्यु के रहस्यमयी पहलुओं को लोगों के सामने लाया जाएगा और इस सच पे से कुछ पर्दा हटेगा। हालांकि वर्तमान में इस जांच की प्रगति या निष्कर्ष के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है और जो जानकारी है वो बहुत ही सीमित है।